हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू स्टोरी। सो गाइस, एक न्यू स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो गाइस, असल में ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। इसमें बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन रेस के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं उनमें से 7 क्लैन कंबाइन होके एक पेल बना लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत जल्द ही डिफरेंट जगहों पर फैल जाती है और फिर इस बिल्स को पाने के लिए डिफरेंट जगहों से लोग आ जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि ये पिल असल में एक ऑर्डिनरी बंदे को मिल जाती है जो कि एक एकेडमी का डिसिपल होता है। लेकिन सारे लोग उसे बहुत सारा काम भी करवाते हैं और साथ ही साथ उसको बहुत मारते भी हैं। ये पिल जब उसको मिल जाती है और उसकी बॉडी में चली जाती है तो अब इससे उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टोरी आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि शीशो कॉन्टिनेंट पर ह्यूमन हुक्मरानी करते थे और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब पर रूल ह्यूमंस ही करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये ह्यूमंस कमज़ोर होना स्टार्ट हो गए और जैसे ही वो कमज़ोर होते गए यहाँ के एलियंस ने इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया और ह्यूमंस पर अटैक कर दिया और ह्यूमंस और एलियंस के दरमियान एक वॉर सी चिढ़ गई। अब ये वॉर इतनी लंबी होगी कि 100 ईयर्स तक कंटिन्यू रही। इस वॉर में ह्यूमन एलियन से नहीं जीत पा रहे थे और इसी के साथ नरेटर वॉइस हमें बताती है कि ह्यूमन के 7 सेजेस ने अपने ब्लड क्लाइन को कंबाइन किया और एक ऐसा होली पिल बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और ये होली पिल उन्होंने एक एंशिएंट सेंट को दे दी। अब ये न्यूज़ इतनी तेज़ी से फैल गई कि नॉर्थ सी डीमन क्लैन के डीमन लॉर्ड को भी ये मालूम पड़ गया और इसी के साथ वो डीमन लॉर्ड इस पावरफुल पिल को पाने के लिए इस सेंट के पास आ जाता है। अब वो इस सुपर सेंट पिल को पाने के लिए उस सेंट को भी मारना चाह रहा था और उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि ये पावरफुल पिल उसे मिल जाए। इसी के साथ फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर हमें इस डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर इस एंशिएंट सेज से कहता है कि एंशिएंट सेज, ये पावरफुल पिल तुम मेरे हवाले कर दो। अगर ये सुपर होली पिल तुम मुझे नहीं दे सकते तो तुम जिस जगह पे मौजूद हो इस एंशिएंट लैंड को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस पर तो यहाँ पर ये सेज उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड, यहाँ पर अब भी कुछ सेंट मौजूद हैं तो तुम यहाँ पर इतनी बदमाशी कैसे कर सकते हो और अपनी मनमानी कैसे कर सकते हो। जिस पर तो यहाँ पर ये डीमन लॉर्ड उससे कहता है, अच्छा यहाँ पर एक सेंट मौजूद है तो फिर मैं उसको मार देता हूँ। और इसी के साथ उसने एक ड्रैगन को समन कर लिया था और उससे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और इस डीमन लॉर्ड ने असल में यहाँ पर एक फायर ड्रैगन को समन कर लिया था और इससे वो इस सैंड पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सैंड भी कुछ कम पावरफुल नहीं था, उसने बहुत इजीली इस ड्रैगन पर एक अटैक कर दिया था जिसकी वजह से डिफरेंट डायरेक्शन से इस ड्रैगन पर अटैक होता है और आखिर में ये ड्रैगन खत्म हो जाता है। ये देखते हुए अब जैसे ये डीमन लॉर्ड ये देखता है बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ उसने अपने एक फायर थंडर अटैक को रेडी कर लिया था। लेकिन इस सैंड ने नेवर फाइलिंग स्टार टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो इस डीमन लॉर्ड को बहुत इजीली हरा देता है और ब्राइम उससे कहता है कि तुम हार चुके हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही साथ ये सेंट उसे ये भी कह देता है कि डीमंस को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है एंशिएंट लैंड में आने की, तो तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा कभी भी मत आना। लेकिन यहाँ पर ये डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि मैं अब तो जा रहा हूँ लेकिन 3 साल बाद मैं वापस आऊंगा। और ये डीमन लॉर्ड थोड़ा सा जख्मी भी हो गया था और इसी के साथ वहां से चला जाता है। जैसे ही डीमन लॉर्ड यहाँ से चला जाता है हमें इस सेंट को दिखाता है कि ये सेंट भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और उसके मुंह से तो ब्लड भी निकल रहा है। इसी टाइम पर वो कहता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम रह चुका है और इस टाइम पर मेरी किस्मत भी बहुत खराब है, मैं 3000 मार्शल आर्ट तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा। और इसी के साथ वो फर्दर कहता है लेकिन 3 साल बाद तो ये डीमन लॉर्ड फिर से अटैक करने वाला है, तो मतलब ये है कि ह्यूमन रेस बहुत ही ज्यादा खतरे में है, मैं जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मेरे पास ये जो पिल है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस पिल में 7 ब्लड क्लाइन की पावर्स मौजूद हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्लेस पर्सन होगा जिसको ये पिल मिलेगी। और इस टाइम पर फिर वो अपने गॉड से हेल्प मांगता है और इस पिल को ह्यूमन रेल में फेंक देता है। नीचे हमें एक बंदे का सीन दिखाते हैं जो कि असल में एक डिसिपल होता है। वो इस टाइम पर सफाई कर रहा था। इस टाइम पर ये डिसिपल सफाई करते हुए कहता है कि इतने दिनों से बादल हैं, फाइनली अब सूरज निकल चुका है, लेकिन असल में तो ये पिल इसकी तरफ आ रही थी। अब जैसे ये पिल इसकी तरफ आती है इसके साथ टकरा जाती है। जैसे ये डिसिपल इस पिल को उठाता है बहुत ही हैरानी से इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है, तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ। क्योंकि इस टाइम पर ये डिसिपल बहुत ही ज्यादा भूखा था और उसके पेट से आवाजें भी आ रही थी और वो उसकी तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक से ये पिल खुद ही उसके मुंह में चली जाती है। अब जैसे ही वो इस पिल को निगल लेता है उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, उसकी आइज का कलर भी चेंज हो जाता है और इसके बॉडी से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इस डिसिपल का नाम हमें फेंग बताया जाता है
और साथ ही साथ वो इस टाइम पर कहता है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। और इसी टाइम पर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ और डिसिपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डिसिपल सीनियर त्यानियाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि आपको इतने फेमस एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद दूसरा डिसिपल उस लड़की से भी कहता है कि आपको भी इस एकेडमी में ट्रेनिंग करने का मौका मिला है, तो आप दोनों तो पैदाइशी बिल्कुल जीनियस ही हैं। वापिस से फैंग पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाता है कि उसके बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और बहुत ही पावरफुल फायर उसके बॉडी से निकल रही थी। उसके पास में मौजूद जो झाड़ू थी वो भी वहीं पर ही जल जाती है। और फिर इसी टाइम पर फित्यानियों उसे नोटिस कर लेता है और उसके पास आते हुए उससे कहता है कि तुमने कल मार्शल आर्ट की एक सीक्रेट टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी, तो इसीलिए तो ग्रेट एल्डर ने तुम्हें पनिशमेंट दी है कि तुम्हें इस टेम्पल के सारे फर्श को अब स्वीप करना होगा। और इसी टाइम पर वो उसे मारते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में अच्छे वर्ड्स कहते हो और तुम ये कहते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी स्ट्रेंथ के बेस पर मुझे प्रेज करते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। और वहाँ से हटते हुए उससे कहता है कि चलो अब तुम ये कह दो कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मैं नेचुरली पावरफुल हूँ। जिस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि अगर किसी के पास नेचुरल पावर होती है तो उसके पास ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो दूसरों को रिस्पेक्ट दे ले, लेकिन तुम्हारे पास ये एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते। अब ये सुनकर तो यहाँ पर जियानियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन इस टाइम पर वो फेंग से कुछ भी नहीं कहता, बल्कि उसके चमचे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फेंग को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है और बहुत मारने पीटने के बाद उसको ज़मीन पर बिठा देते हैं। और इसी टाइम पर यहाँ पर त्यानुस से कहता है कि तुम मेरे सामने झुको और मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। और इसी टाइम पर फिर त्यानियो यहाँ पर किनफिंग की और भी बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये तो हमारी वेजिंग कंट्री के सबसे माइटी जनरल का बेटा है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता बेटा, और इसने सिर्फ और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही अपने मार्शल वैन को अवेकन कर लिया है। और साथ ही साथ उसकी फैमिली से रिलेटेड बताते हैं कि इसके फादर ने असल में किंग के साथ गद्दारी की थी 10 साल पहले, और इससे पहले किन फैमिली को बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली फैमिली माना जाता था, लेकिन इस गद्दारी के बाद इनके सारे के सारे फैमिली को मार दिया गया और किंग ने ऑर्डर दिया कि इसकी फैमिली के सब मेंबर्स को मार दिया जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ किनफिंग रह गया। और इनफिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उस टाइम पर प्रिंसेस की सगाई थी, तो किंग ने पिन को जिंदा छोड़ दिया। सेक्ट लीडर इसके सर पर हाथ ना रखता तो ये अब तक जिंदा ना होता, क्योंकि ये एक गद्दार का बेटा है और लोग इसे कब के मार चुके होते। और इसी टाइम पर फिर हमें दिखाता है कि ये लड़की भी आगे आते हुए यहाँ पर किनफिंग से कहती है कि तुम तो एक गद्दार के बेटे हो। और इसी टाइम पर वो उससे कहती है कि तुम्हारे इस डियासू में इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वो उससे कहती है कि तुम्हें शो ऑफ नहीं करना चाहिए था, तो मैं तुम्हें अपने फादर की बिहाफ पर सजा देती हूँ। और इसी टाइम पर वो यहाँ पर किनफिंग को मारने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, यहाँ पर किनफिंग भी उसे रोक लेता है और उसकी टांग को ही पकड़ लेता है। जिस पर तो ये लड़की उससे कहती कि मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किनफिंग उसे आंसर करता है कि हमारे दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे तुम मुझसे फजूल में ही नफरत करो, मतलब कि तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रही हो, मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं है। और इसी टाइम पर फिर हमें दिखाता है कि यहाँ पर त्यानियाओ उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओं को इस तरह से टच करने की कि तुमने उसे हर्ट भी कर दिया, और साथ ही साथ तुम अपने ये गंदे हाथ यहाँ से हटा दो। और इसी टाइम पर वो यहाँ पर किनफिंग को एक जोरदार मुक्का दे देता है, जिसकी वजह से तो किनफिंग बहुत ही दूर गिर जाता है। और इसी टाइम पर वो उससे कहता है कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि अगर तुमने मेरे 3 पंचेस को विद स्टैंड कर लिया और अगर तुम मेरे 3 पंचेस को जेल पाए, तो मतलब ये होगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, और ये भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं ग्रेट एल्डर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसके बाद से तो फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। इसी टाइम पर फिर यहाँ पर जियांग भी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुपर फील जरूर हमारे को ही तो ज्यादा में काम आएगी, कि मेरा एल्डर ब्रदर किंग क्वीन को तो बिल्कुल मार ही देगा और वो इसे जान से मार सकता है, और इसके बाद इसके 5 मेरिडियन तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब ये है कि इसकी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। जबकि यहाँ पर मौजूद दूसरे जेले कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पिंग हमारे ब्रदर का सिर्फ एक पंच भी नहीं झेल पाएगा। जबकि दूसरी साइड पर हमें किनविंग को दिखाते हैं, उसके पेट में फिर से बहुत ही ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी फेल की वजह से हो रहा है। और तभी टानियो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी के साथ वो पिंग पर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करते हैं हमें दिखाते हैं कि पिंग उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, और इसी टाइम पर उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ जाती है। उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से फिर यहाँ पर टानियो बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। ये सब देखते हुए तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या पिंग ने टानियो को इतना दूर फेंक दिया।
तो इसकी कल्टीवेशन तो किसी काम की नहीं थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया? और यहाँ पर टान्यू उतना दूर कैसे गिर गया? जबकि इसी टाइम पर पिंग भी अपने मन में यही कह रहा होता है कि हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये अचानक से इतनी एनर्जी ज्यादा कैसे हो गई? और इसी के साथ टान्यू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वापस आते हुए पिंग को बहुत ही ज्यादा मारने पीटने लग गया था। और यहाँ पर पिंग से कहता है कि मुझे मारने के लिए तुमने आखिरकार किसके साथ डील किया हुआ है? तभी हमें दिखाती है कि यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हमें ये बताया जाता है। और जैसे ही इस लड़की को यहाँ पर मौजूद ये दूसरे डिसिपल नोट करते हैं, वो उसे रिस्पेक्ट दे देते हैं। ये लड़की आते साथ ही ट्यानी उसे कहती है कि उसे जाने दो, तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो? जिस टाइम पर तो ट्यानी उससे कहता है कि मैं उसको बुली नहीं कर रहा, असल में इसने मुझे तंग किया तो इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। किसी भी ऐसे बंदे को सबक सिखाना तो बिल्कुल नॉर्मल ही बात है जो कि दूसरों को तंग करता हो। जिस टाइम पर तो यहाँ पर पिंग इस लड़की से कहता है कि नहीं, मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, ये मुझे ऐसी फजूल में बुली कर रहा है। लेकिन ट्यानी उससे कहती है कि अभी के अभी और इसी टाइम पर इसको छोड़ दो। जिस पर अब ट्यानी उससे कहते हैं कि तुम हर वक्त इसे प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हो, तुम इसे क्यों बचाते रहते हो? साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि एल्डर ने इसे सजा दी थी और उसको काम पे लगाया हुआ था कि ये जगह साफ करनी है, लेकिन ये बहुत लेजीनेस दिखा रहा था, इसलिए मैं सिर्फ पनिश कर रहा हूँ। और ये बात यहाँ पर मौजूद हर किसी ने नोट कर लिया है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मौजूद इन दूसरे लोगों से कहता है कि कुछ तो कहो ना इससे रिलेटेड। और यहाँ पर फिर ये और बंदे भी कहते हैं कि हाँ, हमने नोट किया कि ये बहुत ही ज्यादा लेजी था। जिस टाइम पर तो फिर ये लड़की इन सब से कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम मुझसे कुछ भी कहोगे और मैं इस सब का यकीन कर लूंगी? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। जबकि दूसरी साइड पर पिंग भी उससे कहता है कि ये लोग मुझे ऐसे ही बुली कर रहे हैं, प्लीज सिस्टर मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पर मौजूद ट्यान्यू तो नहीं मानने वाला था। और इसी टाइम पर फिर यहाँ पर ये लड़की अपनी सोर्ड को निकाल लेती है। अब जैसी वो यहाँ पर गुस्सा होती है, यहाँ पर मौजूद ये दूसरे डिसिपल कहते हैं कि सीनियर सिस्टर गुस्सा हो गई हैं और यहाँ पर तो उसकी टक्कर का कोई भी नहीं है। इसी टाइम पर तो वो सब लोग भाग जाते हैं। ट्यान्यू जैसी नोट करता है कि उसके सारे के सारे लोग तो यहाँ से भाग चुके हैं, उसके पास कोई चांस नहीं रहता। और इसी टाइम पर फिर यहाँ पर पिंग को दूर फेंक देता है। ट्यान्यू एक फायरबुल अटैक उस पर कर देता है जो कि डायरेक्टली उसको हिट कर गया था। और इसी टाइम पर फिर यी को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक स्लेजर अटैक लगा देती है जो कि बिल्कुल जानों के करीब से योके गुजर जाती है। और इसी टाइम पर वो उससे कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम अपने एक फेलो डिसिपल पर अटैक कर रही हो और मुझे मार रही हो। जिस टाइम पर तो ये उससे कहती है कि तुमने भी तो इस पर अटैक कर दिया। और इसी टाइम पर वो अपना एक दूसरा अटैक रेडी कर लेती है और ट्यान्यू की तरफ पॉइंट कर देती है, जिसकी वजह से ट्यान्यू बहुत ही दूर गिर जाता है। और तभी उसके पास वो लड़की आते हुए कहती है कि एल्डर ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? जानदू को तो बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन वो ये को कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि यहाँ पर ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वो यहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ देख लूंगा, और वो यहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी साइड पर फिंग के पास आते हुए ये उससे कहती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देता है कि ये इंजरीज जो तुम देख रही हो ये बहुत माइनर ही इंजरीज हैं, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। और तभी यहाँ पर ये एक पिल देते हुए उससे कहती है कि ये गोल्डन मेडिसिन है जो कि एल्डर ने मुझे दी है, अगर तुम इसे यूज करते हो तो इससे तुम्हारी इंजरीज और भी जल्दी ठीक हो जाएगी। और इसी टाइम पर भी यहाँ पर पिंक को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहती है कि त्यानदी यान में तुम्हें एक जगह मिल गई है, प्लेस मिल चुकी है, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी टाइम पर फिर वो उससे ये कहती है कि चांद मुझे अच्छा बंदा नहीं लग रहा और उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है, तो आइंदा से तुमने उससे बहुत फास्ते में रहना और उसके करीब नहीं जाना। इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि फिंग कहीं जा रहा होता है और इसी टाइम पर फिर से चांद उसके सामने आ जाता है, साथ ही साथ उसके साथ अपने बंदे भी थे। फिर तो फेंग उससे कहता है कि अच्छे कुत्ते दूसरों का रास्ता नहीं काटते, तो तुमने मेरा रास्ता क्यों काट लिया? इसी टाइम पर फिर तो चांद उससे कहता है कि ये तुम्हें सपोर्ट कर रही है और वो तुम्हारी हेल्प कर रही है, तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने आखिरकार इसे ऐसा क्या फेवर कर दिया कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, और असल में तो तुम एक लूजर हो, इसके बावजूद भी वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, इसलिए तुमने जरूर से उसे कुछ ना कुछ तो फेवर दिया होगा, वरना वो फजूल में तुम जैसे लूजर की हेल्प क्यों करती हो, तुम्हें सपोर्ट क्यों करती? इसी टाइम पर तो फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी चांदनी उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैंने एक बात कर दी और वो भी बहुत काम की है। और तभी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ये कोई एक लूजर से कैसे प्यार हो सकता है, वो तुमसे कैसे प्यार कर सकती हो, तुम तो एक लूजर हो, तुमने जरूर से किसी न किसी शेम तरीके का यूज किया होगा। और इसी टाइम पर तो यहाँ पर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और टान्यू फैंग को और चढ़ाने के लिए कहता है कि आफ्टर ऑल तुम एक हैददार के बेटे हो। जबकि यहाँ पर मुझे कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस पीस ऑफ ट्रैश के साथ कोई ना कोई स्किल भी होगा। पिंक को तो वैसे ही गुस्सा आया हुआ था और इसी के साथ फिर यहाँ पर ट्यान्यू पर अटैक के लिए चला जाता है, लेकिन ट्यान्यू तो बहुत इजीली उसके इस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है। उसके साथ ही उससे कहते हैं क्या तुम्हें गुस्सा आया हुआ है क्योंकि इस टाइम पर तुम यंगर शी को बुला के लाओगे, वैसे भी इस टाइम पर तो वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम किसको बुला के लाओगे? वो यहाँ पर नहीं आ सकती, तुम्हें नहीं बचा सकती, तो मतलब ये है कि तुमने यहाँ पर अब मार खानी होगी। साथ ही साथ उसे ये भी कहते थे कि तुम यही चाहते हो ना कि मुझे मार दो, तुम मुझे मारना चाहते हो, तो चलो मारो।
और इस टाइम पर जब फिंग उस पर अटैक कर रहा था, यहाँ पर ट्यान्यू उसको बहुत ही ज़्यादा ईजिली डॉज कर रहा था और फिंग अब तक एक भी पॉइंट ट्यान्यू को नहीं दे पाया था। और फिर ट्यान्यू के अटैक से फिंग बहुत ही दूर गिर जाता है और इसी के साथ वो उसे कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश तो कर रहे हो और तुम ये चाहते हो कि मुझे मार दो, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। जबकि दूसरी साइड पर हमें दिखाते हैं कि फिंग ट्यान्यू के अटैक के बाद भी बहुत जल्दी उठ जाता है, जिस पर तो यहाँ पर मौजूद कुछ डिसिपल हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने सीनियर ब्रदर की मार खाई, इसके बावजूद भी ये उठ गया। और इसी टाइम पर यहाँ पर फिंग ट्यान्यू से कहता है कि अगर आज मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो मतलब ये है कि तुमने मुझे फिर टैन डो यान में एक जगह देनी होगी। जिस पर तो यहाँ पर ट्यान्यू से कहता है कि मतलब ये कि तुम आज मरना चाहते हो। और इसी टाइम पर वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। जिस टाइम पर वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल इसी टाइम पर तो ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। और यहाँ पर मौजूद सब लोग कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ने तो फाउंडेशन बिल्डिंग के 9 स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है। और इसी टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रिलीज हो रहा था और इसी के साथ वो यहाँ पर फैंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो फैंग पर अटैक करता है, फैंग बहुत इजीली ट्यान्यू को बहुत ही ज़्यादा दूर गिरा देता है। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जबकि दूसरी साइड पर ट्यान्यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो लगातार फैंग पर अटैक करता जाता है। लेकिन फैंग बहुत इजीली उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिस पर तो ट्यान्यू पहले ही नर्वस था और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और इसी टाइम पर फिर ट्यान्यू यहाँ पर फैंग से बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा था। वो उसको बहुत ही ज़्यादा पीटता है, बहुत अच्छे से, जिस पर तो मौजूद यहाँ पर सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सीनियर ब्रदर ने तो इतनी ज़्यादा मार खा ली। मतलब ये है कि फिंग ने फिजिकल कल्टीवेशन का रास्ता अपना लिया है और वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है। जबकि यहाँ पर मुझे ये लड़की भी कहती है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फिजिकल कल्टीवेशन वाला रास्ता अपना लेगा, क्योंकि इसके मेरिडियन ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि ये फिजिकल ट्रेनिंग करेगा। यहाँ पर फिर फिंग भी कहता है कि मैंने इतनी हार्ड ट्रेनिंग की और मैंने फिजिकल ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे बुलीनेस को इग्नोर कर रहा था, लेकिन तुम तो हद से बढ़ रहे थे और तुम मुझे हर टाइम बुली करते हो, हर टाइम बातें सुनाते रहते हो, मारते पीटते रहते हो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। इसी के साथ वो फर्दर कहते कि मैं तो अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था, लेकिन मेरे हाथ तक तो ये सब ठीक था, मैं इसको छुपा सकता था। लेकिन बीच में तुमने फिर सीनियर सिस्टर को ला दिया, जो कि तुमने बहुत ही गलत काम किया है। वो उससे कहते कि तुम इतने इररिस्पेक्टेबल पर्सन हो और किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर तुम्हारी शादी त्यान डाओयान में हो जाती है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है ना। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा कि तुम वो पोजीशन मुझे दे दो। और इस टाइम पर फिंग ने त्यानियों को नेक से पकड़ लिया था। तो जैसे कि मैंने बताया था, अब त्यान डाओयान मेरा हो गया और इसी के साथ वो उसको नीचे फेंक देता है। इस टाइम पर तो यहाँ पर त्यान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ गया और वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि यहाँ पर फिंग शॉवर ले रहा था और इसी टाइम पर वो उसकी सिस्टर आ जाती है। उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसे आंसर करता है कि मैं यहाँ पर शॉवर ले रहा हूँ। और यहाँ पर उसकी सिस्टर उसके लिए फेवरेट फ्राइड चिकन लेके आई थी। जैसे ही फिंग को मालूम पड़ता है कि उस सिस्टर तो फ्राइड चिकन लेके आई है, बहुत खुश होते हुए कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट है। और इसी टाइम पर ये बैठ जाता है। सिस्टर उससे पूछते हैं कि मैंने उसके बात सुन लिया था कि त्यानियों का तुम्हारे साथ बैम्बू फॉरेस्ट में सामना हुआ था और उसने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये न्यूज़ पे सुन ली कि उसने अपनी क्वालिफिकेशन गंवा दी। इस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि हाँ, वो डिज़र्व नहीं करता कि वो त्यान डाओयान में रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को बुली करता है, किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी के साथ सिस्टर उससे दूसरा क्वेश्चन करती है कि तुमने ये फिजिकल ट्रेनिंग कब स्टार्ट की, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। जिस पर फिंग उसे आंसर करता है कि मैंने 5 साल पहले ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली। अब सिस्टर उससे एक दूसरा क्वेश्चन करती है, क्या तुमने ये रिवेंज के लिए स्टार्ट की है। जिस पर तो अब फिंग आंसर करता है कि मेरे खिन फैमिली के 130 मेंबर्स को ऐसी फजूल में ही मार दिया गया, तो मैं उनकी मौत को बिल्कुल भी फजूल में जाने नहीं दूंगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर यह भी कहता है कि अगर मुझे त्यान डाओयान में एंट्री मिल जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं अपने कल्टीवेशन को बहुत स्पीड के साथ बढ़ा पाऊंगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। इससे मैं अपने फैमिली मेम्बर का आसानी से बदला ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी खिन फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा बेइंसाफ़ी की गई है। जिस पर सिस्टर उसे यहाँ पर कहती है, लेकिन ये फिजिकल ट्रेनिंग वाला पाथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। साथ ही साथ में पावरफुल बनने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत कम होते हैं। 10th लेवल फाउंडेशन इसकी लिमिट है और इससे आगे तो कोई बढ़ ही नहीं सकता। जिस पर तो फिंगर उसे आंसर करता है कि लेकिन बेकार रहने से तो ये अच्छा है कि मैं एक डिफ़िकल्ट रास्ते को अपना लूँ और पावरफुल बन जाऊँ।
जिस पर अब भी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ही सेंट बन पाए हैं। तो हाँ, अगर वो लोग ये कर सकते हैं तो मतलब ये है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। और ये काम ज़्यादातर एंशिएंट टाइम में हुआ है। कुछ लोग फिजिकल ट्रेनिंग की वजह से ही फिर सेंट बन पाए थे। इसी के साथ वो उसे फर्दर कहती, लेकिन अगर तुम गिव अप नहीं करते तो मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और मेरा बिलीव है कि तुम ये सब कर पाओगे और ये सब अचीव भी कर लोगे। जिस पर यहाँ पर अब फिंग भी उसे आंसर करता है कि हाँ, मैं पावरफुल बनूंगा और जिन लोगों से भी मैं नफरत करता हूँ उन सब से मैं अपना बदला लूंगा। और इस टाइम पर फिंग यहाँ पर लिंगो से फर्दर कहती है कि त्यानियों को तो तुमने हरा दिया है, साथ ही उसने अपनी पोजीशन भी तुम्हें ऑफर कर दी है, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा ढीठ है, वो अपनी बात को मानने से इनकार करेगा। जिस पर तो आप फिंगो से आंसर करता है कि नहीं, अपनी बात मनवाने का तरीका मुझे आता है और मैं उससे अपनी बात मनवा ही लूँगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाते हैं कि अब फिंग कल्टीवेशन कर रहा है और साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि वो जो भी चीज़ भी जगह मेरे बॉडी के अंदर चली गई है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसकी पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ कि असल में ये चीज़ है क्या, वरना तो मैं अपनी स्ट्रेंथ से त्यानियों को हरा ही नहीं सकता था। और इसी के साथ हमें दिखाता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में वही बंदा आ जाता है जिसने ये पिल ह्यूमन विलम में गिराई थी, जिसको देखकर तो फिंग कहता है कि क्या एक ह्यूमन सेंट, ये तो एक ह्यूमन सेंट है। और तभी यहाँ पर ये ह्यूमन सेंट फिंग से पूछता है कि ताओ से रिलेटेड तुम क्या जानते हो। इस पर तो फिंग बहुत हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो। इस पर तो ये सेंट फिंग को बताता है कि इस दुनिया में हर चीज़ ताओ से मिलकर बनी है, तो अगर तुम इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं जानते तो मतलब यह है कि तुम 3000 ग्रेट ताओज में एंटर नहीं कर पाओगे। और असल में तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट लाइनेज है और इसके बगैर तो तुम ह्यूमैनिटी की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिस पर तो फिंग बहुत हैरान होते हुए कहता है कि क्या ह्यूमैनिटी की हेल्प, पर ये सेंट उसे आंसर करता है कि हाँ, ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए तुम्हें होंगमेंग तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये सारी की बातें तो फिंग रिपीट करते हुए कहता है कि क्या, और वो बहुत हैरान हो गया था। इस पर यह सेंट उसे कहता है कि असल में तुम्हें चूज किया गया है और तुम तो चूजन वन हो और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में होगी और ह्यूमन रेस को तुम नहीं बचाना होगा और ह्यूमन रेस को बचाने के लिए तुमने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और पावरफुल बनने के लिए तुमने पेन बर्दाश्त करनी होगी। और इसी के साथ हमें दिखाते कि बहुत सारी फ्लेम फिंग के बॉडी पर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पर ये सेंड उससे कहते हैं कि इस सारी फ्लेम को तुमने एब्जॉर्ब करना होगा। और असल में ये फ्लेम्स फिंग के बॉडी में एब्जॉर्ब हो भी रही थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी इससे। जिस टाइम पर ये सारी फ्लेम उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती, उसी टाइम पर उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बॉडी पर डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। और इसी के साथ वो उठते हुए एक टेबल के पास आ जाता है। उस टाइम पर अपनी एनर्जी को यूज़ करने लगता है, जिससे तो ये टेबल बिल्कुल राख बन चुकी थी। और इसी टाइम पर फिर यहाँ पर फिंग कहता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रात फायर में गुजार ली और इससे तो मेरी फिजिकल कल्टीवेशन 7th लेवल से बढ़कर 10th लेवल तक पहुँच चुकी है। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डिसिपल कल्टीवेशन कर रहे थे और कुछ डिसिपल तो ये भी डिस्कस कर रहे थे कि फिंग ने अपने लिए फिजिकल कल्टीवेशन का रास्ता चुन लिया है, जो कि असल में सबसे हार्ड कल्टीवेशन होती है। जिस पर तो यहाँ पर ये दूसरा बंदा उससे पूछता है कि मैंने सुना कि उसने सीनियर को भी हरा दिया था और सीनियर ने उससे मार खा ली थी। जिस पर ये दूसरा डिसिपल उसे आंसर करता है कि हाँ, उस टाइम पर तो उसने उसे हरा दिया था, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर सीनियर ब्रदर गोल्डन एलेक्सर कोर तक पहुंच जाता है, वो अपने लिए गोल्डन एलेक्सर बना लेता है, तो फिर वो फिंग को बहुत ही इजीली हरा सकता है, क्योंकि इससे हमारे सीनियर की पावर 100 टाइम बढ़ जाएगी और वो उसे नहीं हरा पाएगा। मतलब कि वो पिंग हमारे सीनियर त्यानियों का फिर सामना नहीं कर पाएगा। जिस पर वो दूसरा डिसिपल फिर इसे आंसर करता है, लेकिन फॉर द टाइम तो उसने बहुत सारी मार खाई ही ली है। इस टाइम पर तो ट्यानियो ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे ये सब सहना पड़ेगा और पिंग तुम मेरा इंतजार करना, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर ही लूँगा। साथ ही साथ वो मन में ये भी कह देता है कि पिंग तुम मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मत प्रोवाइड करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इस टाइम पर उसे दिखाई रहा था कि इसी टाइम पर दिखाते हैं कि फिंग भी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डिसिपल बहुत हैरान होते हुए कहते हैं कि फिंग तो पिछले 10 सालों से इस हॉल में नहीं आया, अचानक से वो आज यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि वो तो हॉल में आता ही नहीं है। जिस पर वो दूसरा डिसिपल उसे आंसर करता है कि हाँ, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर हूँ और मैंने कभी भी उसको हॉल में एंटर होते हुए नहीं देखा। ये बात सुनकर तो त्यानियो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान था और कहता है कि क्या फिंग यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ फिंग तो बहुत मज़े से और बहुत स्टाइल से अंदर आ रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद कुछ और डिसिपल कहता है कि इसके 5 मेरिडियन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये तो ना प्रैक्टिस कर सकता है ना ही कल्टीवेशन। और इसी नंबर पे यहाँ पर त्यानियो बहुत गुस्सा होते हुए यहाँ पर मौजूद सारे डिसिपल से कहता है कि मेन हॉल में शोर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है
और इसी टाइम पर वो पिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसे कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो, जिस पर तो पिंग बहुत मजे से ही आके बैठ जाता है। त्यानियो उसके करीब आते हुए उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा, क्या तुमने नहीं सुना, तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना, तुम्हें इजाजत किसने दी कि तुम यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर बैठ सकते हो। इस पर पिंगू से आंसर करता है कि मैं भी इस सेक्ट का डिसिपल हूँ, तो तुम होते कौन हो मुझसे ये कहने वाले कि मैं कहाँ पर बैठ सकता हूँ, कहाँ पर जा सकता हूँ, कहाँ पर नहीं जा सकता। त्यानियो से आंसर करता है क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, साथ ही साथ तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल वेस्ट हो, तो तुम्हारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जिस पर पिंग बिल्कुल उसे इग्नोर ही कर रहा था और इस टाइम पर त्यानियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर पिंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो पिंग पर अटैक कर पाता, पिंग तो बहुत ईजिली त्यानियो को बहुत दूर गिरा देता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पंच में। और ये सब देखकर तो यहाँ पर मौजूद सारे डिसिपल बहुत हैरान हो गए थे। और बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि कुछ एल्डर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि इनकी लड़ाई को रुकवाते हुए कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जिस पर तो पिंग आगे बढ़ते हुए इनसे कहता है कि मैं फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर लाइब्रेरी से कुछ टेक्निक्स मुझे चाहिए हैं, लेकिन यहाँ पर त्यानियो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। इस पर तो एल्डर पिंग को इजाजत दे देते हैं कि हाँ तुम लाइब्रेरी जा सकते हो। इस टाइम पर त्यानियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और वो यहाँ पर पिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि पिंग तुम मेरा इंतजार करना, मुझे अगर एक भी अपॉर्चुनिटी मिल गई ना तो मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ एल्डर्स तो बहुत ही ज्यादा हैरान भी हो गए थे कि इस डिसिपल को तो हमने फर्स्ट टाइम देखा है। और इसी के साथ पिंग को इजाजत मिल जाती है और वो लाइब्रेरी की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पर वो कहता है कि जीजे सेक्ट एक क्लोज सेक्ट है, तो इसमें इतने ज़्यादा टेक्निक्स नहीं होंगे फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड, और मुझे कुछ ऐसे खास टेक्निक नहीं मिलेंगे जिससे मैं अपनी फिजिकल कल्टीवेशन को इन्हांस कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ वो जगह बहुत खामोश है, तो मैं वहाँ पर कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और जैसे ही वो यहाँ पर आता है, डिफरेंट बुक्स को देखता है, तो कहता है कि बिल्कुल जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था और जैसे मैंने सोचा था, यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेशन से रिलेटेड मुझे कोई भी बुक नहीं मिल रही। और फिर लास्ट में उसे एक बुक मिल जाती है जो कि उसके इंटरेस्ट की थी, और ये एक ऐसी टेक्निक थी जो कि असल में फैंग को चाहिए ही थी। और वो कहता है कि ये तो बर्निंग फ्लेम एंड हिडन गोल्डन एलिक्सर की टेक्निक है, तो ये मुझे चाहिए। इस टाइम पर उसे अपनी कल्टीवेशन वाला सीन भी याद आता है और वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। और इसी के साथ फिर वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। अब जैसे इस टाइम पर वो कल्टीवेशन करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर लेती है और वो अपने मन में कहता है कि मेरी एनर्जी डबल हो गई है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और जैसे वो आंखें खोलता उसे दिखाई देता है कि यहाँ पर फिर से वो सैंड मौजूद था। जैसे वो सैंड को नोट करता है, वो उसको रिस्पेक्ट दे देता है और इसी टाइम पर फिर उसने अपनी कल्टीवेशन, अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लिया था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कल सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें हॉल का सीन ही दिखाया जाता है। बहुत सारे डिसिपल बैठे हुए थे, अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे, और तभी यहाँ पर फिर से एक डिसिपल दूसरे से कहता है कि तुम्हारे ख्याल में क्या फैंग आ जाएगा। जिस पर तो दूसरों से आंसर करता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ग्रेट एल्डर और सीनियर ब्रदर उसे पसंद नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा, वो इनसे डरता है, शायद से ना आ पाए। जिस पर तो पहले वाला डिसिपल से बताता है कि वैसे सीनियर ब्रदर ने साइक में 2 बार बहुत ही ज़्यादा मार खा ली है, और इतनी मार खा ली है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो फैंग से कभी भी लड़ाई जीत नहीं पाएगा। और ये सारी बातें जियान यहाँ पर मौजूद सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। और इसी टाइम पर वो इनसे कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसे हरा नहीं सकता। बात असल में ये है कि मैं उसका सीनियर ब्रदर हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चांस तो उसे दे देना चाहिए। और इसी टाइम पर यहाँ पर मौजूद लिंग भी थी, और जैसे वो ये बात सुनती है, यहाँ पर त्यानियो उसे कहती है कि तुम तो इतने एरोगेंट हो, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को कवर अप करने के लिए अब तुमने ये बात बता दी, और असल बात तो ये है कि अब तुम फैंग को हरा ही नहीं सकते। जिस पर तो त्यानियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये तुम क्या फजूल बकवास कर रही हो। जिस पर लिंग उसे आंसर करती है कि हाँ यही सच बात है, या तुम अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रही हो। और त्यानियो को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिंग पर अटैक कर पाता, हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर फैंग आ जाता है और उसको रोक लेता है। और इसी टाइम पर तो त्यानी को वैसे भी गुस्सा आया हुआ था, वो तो अपनी स्वॉर्ड ही निकाल लेता है, लेकिन फैंग यहाँ पर फिजिकल कल्टीवेशन करता है। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो अब त्यानियो को बहुत दूर गिरा देता है, और वो तो इंजर्ड भी हो गया था, उसके मुंह से खून आना भी स्टार्ट हो गया था। इससे पहले कि फैंग यहाँ पर त्यानियो पर अपना एक फाइनल अटैक करता, बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर आ जाती है जो कि फैंग को रोक लेती है और फैंग पर एक अटैक भी कर लेती है, जिसे हमें दिखाता है कि फैंग थोड़ा सा दूर हट जाता है। यहाँ पर वो लड़की भी मौजूद थी जो त्यानियो के साथ थी। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, कहती है कि क्या फैंग ने एल्डर की इस अटैक को विथस्टैंड कर लिया है और वो अब भी खड़ा है। आखिरकार ये अपनी कल्टीवेशन को किस हद तक छुपा रहा है और ये कल्टीवेशन के किस लेवल पर है? क्या इसके 5 मेरिडियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया था? बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि एल्डर यहाँ पर फैंग से कहता है कि फैंग ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस सेक्ट के रूल्स को भूल चुके हो? यहाँ पर तुम्हारा सीनियर है और तुम अपने सीनियर पर अटैक नहीं कर सकते।
तुम अपने सेट के रूल्स को कैसे भूल सकते हो? क्या तुम अपने सीनियर पर कभी भी अटैक नहीं करोगे? जिस पर तो यहाँ पर आप फैंग भी उससे कहता है कि हर रोज तो ये मुझे बुली करता है और हर टाइम मुझे मारता रहता है। तो इस टाइम पर ये न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचती और उस टाइम पर फिर ये रूल्स नहीं होते सेट के, और इस टाइम पर अब आपको सेट के रूल्स याद आ गए हैं। और इसके अलावा ये सीनियर सिस्टर पर अटैक करने वाला था, मैंने तो इसको रोक लिया है, तो क्या इस टाइम पर आपको सेट के रूल्स याद नहीं आ रहे? जिस पर तो एल्डर फैंग से कहती है कि तुम्हारे 5 में रीडिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो तुम्हें कोई भी हक नहीं है यहाँ पर हॉल में आने का। और मैं नोट करी हूँ कि तुम आजकल इस हॉल में बहुत ही ज्यादा आ रहे हो, तो तुम्हें इजाजत किसने दी है हॉल में अंदर आने की? साथ ही साथ फैंग से ये भी क्वेश्चन कर लेती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? जिस पर तो फैंग उससे आंसर करता है कि जाहिर सी बात है और क्लियर सी बात है कि मैं यहाँ पर तियानयू को हटाने के लिए आया हुआ हूँ और टियानडोयान में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जाऊंगा। मतलब यह है कि उस एकेडमी में मैं जाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। जिस पर तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तियांग-यो? तो फैंग अब उससे उसकी पोजीशन ले रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है और टियानडोयान में ये प्रैक्टिस करने के लिए जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? जबकि इसी टाइम पर टियानयू फैंग से कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम हमारे श्याओ याओ सेट को बदनाम करना चाहते हो? तो फैंग पर उसे आंसर करता है कि वो लड़ाई तुम्हें याद है ना, जो हमने वेम्बो फॉरेस्ट में की थी, और उस लड़ाई से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, और तुमने तो प्रॉमिस भी कर लिया था कि क्या तुम टियानडोयान में अपनी पोजीशन मुझे दे दोगे। तो तुम हार चुके हो, तो तुम्हें अब अपनी बात को कंप्लीट करना होगा। जिस पर तो यहाँ पर ये एल्डर आगे बढ़ते हुए कहती कि नहीं, सारी बात सेटल हो चुकी है और हमने डिसिपल को भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि टियानियो और लिंग ही टियानडोयान जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जबकि फैंग पर उससे आंसर करता है कि सीनियर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट यही है कि मेरे और टियानियो के दरमियान सारे एल्डर के सामने एक फाइट रख दी जाए, क्योंकि मैं सारे एल्डर के सामने इसके साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। जिस पर तो कोई एल्डर नहीं मान रही थी, जब किसी टाइम पर एक दूसरा एल्डर आ जाता है और कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब यह है कि टियानियो और फैंग के दरमियान फाइट हो सकती है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर मौजूद इस एल्डर से कहता है कि टियानडोला को अगर ये मालूम पड़ेगा कि हम स्ट्रॉन्गर डिसिपल को अपने सेट में ही रख रहे हैं, तो फिर तुम पर ऑब्जेक्शन होगी। और साथ ही साथ मैंने भी इनकी फाइट से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सुन ही लिया है, और इससे मुझे मालूम पड़ा है कि विंग ने 2-3 मरतबा टियानियो को हरा दिया है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों से भी ये देख लें, इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि फैंग पावरफुल है या नहीं, और टियानी उससे क्यों हार रहा है। क्या सच में टियानी उससे हार रहा है? उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है? तो टियानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मैं फैंग को बहुत इजीली हरा सकता हूँ। ये 2-3 मरतबा जो फैंग मुझसे जीता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीत गया है क्योंकि ये चीटिंग कर रहा था और ये धोखा दे रहा था सबको। इस टाइम पर तो टियानी कहता है कि अगर इस बार भी हमारे दरमियान कंपटीशन होती है और ये चीटिंग करता है तो फैंग इसे जीत जाएगा। जिस पर तो यहाँ पर फैंग उसे आंसर करता है कि वैसे मैं तुम्हारी इस फजूल बकवास से बहुत तंग आ चुका हूँ, पर अगर तुम मुझसे नहीं जीत सके तो कम से कम झूठ तो मत बोलो, और तुम्हें अच्छे और बुरे में तो कम से कम फर्क कर ही लेना चाहिए। जब किसी टाइम पर यहाँ पर मौजूद एक एल्डर कहता है कि वैसे भी मैंने टियानडोला को अभी तक खबर नहीं की, तो 7 डेज रहते हैं फाइनल डिसीजन लेने में, उन तक यहाँ पर पहुंचाने में। तो इन 7 दिनों के अंदर अंदर टियानियो और फैंग के दरमियान कंपटीशन होगी, फिर कोटा की बेस पर एक डिसिपल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जबकि दूसरे साइड पर लिंग यहाँ पर फैंग से कहती है कि तुम तो फिजिकल कल्टिवेटर हो, तुम फाउंडेशन लेवल पर हो, जबकि दूसरी साइड पर टियानियो इनविंसिबल फाउंडेशन लेवल पर है। मतलब ये है कि तुम दोनों का डिफरेंस तो बहुत ही ज्यादा है। और इसी टाइम पर हमें दिखाते कि यहाँ पर वो दूसरी लीडर अपने मन में कहती है कि टियानियो अगर गोल्डन एलेक्सर तक पहुंच जाता है और अगर इन 7 दिनों में वो गोल्डन कोरेलम तक पहुंच जाता है, तो मतलब यह है कि उसको हराना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फैंग के लिए। और अगर इसके बावजूद कि अगर फैंग परफेक्शन लेवल तक भी पहुंच जाए तो फिर वो टियानियो को नहीं हरा सकता। और ये सब सोच से वो बहुत खुश हो रही थी। और इसी टाइम पर वो फैंग से कहती हैं कि फैंग तो बताओ क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? और फैंग भी बहुत खुश होते हुए उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ये डील है और मुझे ये मंजूर है। जबकि और इसी के साथ फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाते हैं कि ये एल्डर यहाँ पर जिनियॉन को एक पिल देते हुए उसे कहती है कि ये तुम खा लो और कल्टीवेशन के लिए बैठ जाओ, इससे तुम गोल्डन कोरेलम तक आज रात ही पहुंच जाओगे। और इसी के साथ हमें दिखाते हैं कि ये एल्डर यहाँ पर टिनियन की हेल्प भी कर रही थी कल्टीवेशन में। जबकि दूसरी साइड पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही कल्टीवेशन कर रहा होता है और बहुत पेन को बर्दाश्त कर रहा था। साथ ही साथ लिंग भी हमें दिखाई जाती है कि वो भी इस टाइम पर कल्टीवेशन कर रही है और फैंग के आसपास तो कुछ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो कर रही थी। जबकि बाहर मौजूद कुछ डिसेबल उसी जगह की तरफ देख रहे थे जहाँ पर ये सब लोग कल्टीवेशन कर रहे थे। और तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि बादलों से कुछ एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर कुछ थंडर एनर्जी भी फ्लो कर रही थी। यहाँ पर मौजूद एक तो बहुत खुश होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर को तो गोल्डन एलेक्सर मिल चुकी है और ये देखो टेम्पल की तरफ से उसे ब्लेसिंग भी मिल गई है। जबकि दूसरी साइड पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश होते हुए कहता है कि 100 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि सीरन सेक्स से एक डिसिपल को सिलेक्ट कर लिया गया है और उसे गोल्डन एलेक्सर मिल चुकी है, उसको हॉली टेम्पल की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुकी है। जबकि दूसरी साइड पर हमें टियानियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये एल्डर बाहर की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या किसी को ब्लेसिंग मिल गई है, और इसी टाइम पर वो उठते हुए कहती है कि हॉली टेम्पल ने किसी को फेवर किया हुआ है। और जैसे वो बाहर देखते खुश होते हुए कहती है कि ये सीनियर हो सकती है। जबकि दूसरी साइड पर टियानियो उठते हुए यहाँ पर इस एल्डर से कहता है
कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल चुकी है। जिस पर तो एल्डर उससे आंसर करती है कि हाँ हाँ तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन असल में उसे तो कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिली थी और ना ही होली टेम्पल की तरफ से उसे फेवर किया गया था। इस पर तो टियानियो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर ये सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। और इसी टाइम पर ये लड़की बहुत गुस्से होते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों ने अभी तक उस डिसिपल को सिलेक्ट ही नहीं किया जो कि मेरे टियान्डो में प्रैक्टिस करने के लिए आएगा। जिस पर तो यहाँ पर ये एल्डर उसे कहता है कि असल में हमारे पास 2 डिसिपल हैं जो कि इक्वली स्ट्रेंथ के हैं और इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि उन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगी, वो भी आपके सामने। तो जो जीत जाएगा फिर वो टियान्डो में प्रैक्टिस के लिए जाएगा। तो आप इस कंपटीशन को देखकर इस कंपटीशन को एंजॉय करें। और इसी के साथ फिर हमें दिखाते हैं कि ये कंपटीशन स्टार्ट भी हो जाती है। हमें दिखाते हैं कि टियानियो तो यहाँ पर आ चुका है, बहुत खुश होते हुए कहता है कि मैं बहुत जल्दी ही फैंग को हरा दूंगा, जबकि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे ऑडियंस बिल्कुल उसी को ही सपोर्ट कर रहे थे और कहते हैं कि हाँ टियानियो बहुत जल्दी फैंग को हरा देगा, कि पिंग तो किसी काम का ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ट्रैश ही है। और इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि पिंग भी आ जाता है और फिर वो टियानियो से कहता है कि बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, जबकि टियानियो भी उससे कहता है कि तुम मरने के लिए खुद ही आगे हो। और इस टाइम पर हमें दिखाते हैं कि टियानियो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए फैंग पर अटैक के लिए चला जाता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यही थी कि फैंग जैसे ही यहाँ पर टियानियो पर अटैक करता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक मुंह में ही हरा देता है और उसको वहीं पर ही गिरा देता है। और ये सब देखकर तो यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ एल्डर्स भी बहुत ही हैरान हो गए थे कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक मुंह में ही उसे हरा दिया, उसका काम खत्म कर दिया। आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है? जब किसी टाइम पर फैंग कहता है कि चियान ध्यान में प्रैक्टिस करने की जगह सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वहां पर प्रैक्टिस के लिए मैं जाऊंगा। जबकि दूसरी साइड पर हमें इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्सा होती हुई कहती है कि नहीं, तुम जियान दोयान में प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो, तुम वहां पर प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर फादर कहती है कि ये कोटा जियान का ही है, जिस पर फैंग अब उससे आंसर करता है कि तुम रिग्रेटेड फील कर रही हो कि तुमने हमारी कंपटीशन क्यों करवा दी। तो एल्डर भी अब उससे कहती है कि अगर मैं रिग्रेटेड फील कर भी रही हूँ तो इससे तुम्हें क्या। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि दयानों ने गोल्डन एलेग स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है, जबकि तुम्हारी मार्शल आर्ट तो ब्रोकन है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ पीस और ट्रैश हो, तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, तुम अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। इस एल्डर की इस बात पर तो फैंग उससे आंसर करता है कि कुछ तो शर्म करो। अब ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर फैंग पर अटैक करते हुए कहती है कि जो शख्स भी ग्रेट एल्डर की बेइज्जती करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो इस पर अटैक कर पाती है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक सेक्ट लीडर आ जाता है जो कि जैसे यहाँ पर आता है कहता है कि ये शो टेसी है। जिस वक्त यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वे जल्दी से खड़े हो गए थे और उसको रिस्पेक्ट देने लग गए थे। और इसी टाइम पर ये सेक्स मास्टर यहाँ पर इस ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या वो एक ग्रेट एल्डर। साथ ही साथ ये ग्रेट एल्डर तो यहाँ पर अपने मन में कहती है कि सेकंड मास्टर तो सेक्लूजन में था, तो अचानक वो बाहर कैसे आ गए। और इसी टाइम पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा एल्डर सेक्ट मास्टर के सामने आते हुए उससे कहता है कि यांग टियान सेक्ट लीडर और ग्रेट एल्डर का डायरेक्ट डिसिपल है, लेकिन वो जितना पावरफुल है उतना ही पावर किंग फिंग भी है। और टियान डाउन यान में जो सीट्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं, वहां पर लिमिटेड लोगों की ही प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। तो हमने इन दोनों के दरमियान कंपटीशन फिक्स करवा ली कि जो शख्स जीत जाएगा उसको टियान ड्यून यान में प्रैक्टिस के लिए भेज दिया जाएगा। तो अब यांग हार चुका है, फिंग ने उसे बिल्कुल एक मूव में ही हरा दिया है। लेकिन अब ये एल्डर ये मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी हार को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ अब ये सेक्ट एल्डर यहाँ पर फिंग से कहता है कि टियानजो एकेडमी में ट्रेनिंग करने की इजाजत तुम्हें मिलती है और ये प्लेस तुमने सिक्योर कर ली है। जिस पर तो फेंग अब उसका थैंक्स करता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियो जियान से जितने भी कोर्स सिलेक्ट कर लिया गया है इस एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए, वो सभी यहाँ पर इस लड़की के साथ जा रहे थे, जिसमें तो एक फिंग था, दूसरा विंग था और साथ ही साथ वो वाली लड़की भी थी जो कि फिंग को बुली कर रही थी। और वो यहाँ पर बहुत तफका कहती है कि हमें कोई लेने के लिए क्यों नहीं आता। सेंशियल से अगर कोई पावरफुल बंदा हमें लेने के लिए आ जाए तो वो हमें टैग करके वहां से ले जाएगा, क्योंकि आधा दिन तो गुजर चुका है, हम यहीं पर ही चलते जा रहे हैं। जिस पर तो फिंग उसे आंसर करता है कि वहां तक पहुंचने का सफर तो 3 दिन और 3 रातें हैं, तो तुम ये कैसे बेयर कर पाओगी। जिस पर तो ये लड़की बहुत गुस्सा होती है यहाँ पर फिंग से कहती है कि ये मत सोचना कि तुम जियो से बाहर आ गए हो तो तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। अब जैसे फिंग उसकी तरफ देखता है ये लड़की बहुत डर जाती है। तभी फिंग उसे आंसर करता है कि तुम ये मत सोचना कि तुम क्लैन मीटर की बेटी हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। बिल्कुल बात वही है, तुम जियो से बाहर आ गए हो तो मतलब ये है कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं एक पल में ही तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। इस पर तो इमोजी दी जाओ, ये लड़की उससे कहती है कि मेरे सामने बहस करना बंद कर दो। और वो उससे ये भी कह देती है कि असल में सेंचन डियालम से एक सीनियर ब्रदर हमें लेने के लिए आ रहा था, लेकिन अब उसे एक इंपॉर्टेंट काम मिल गया जिसकी वजह से वो थोड़ा लेट हो गया है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि मेरे सामने तुम ये फजूल बकवास ना करो, अगर तुम लोग एक दूसरे से नफरत करते हो तो मेरे सामने तुम लोग ऐसा कुछ भी शो नहीं करोगे। जिस पर तो किंग उसे आंसर करता है कि मैं समझ गया सीनियर सिस्टर। और इसी के साथ ये लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम चूजैन है। जिस पर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि यस चूजैन। साथ ही साथ फिंग उससे कहता है कि तुम 10,000 सैंड एम्पायर से हो ना, और तुमने 5 साल की उम्र में 5 मिलियन का अवेक कर लिया था। साथ ही साथ 8 साल की उम्र में तुमने गोल्डन एलेग बना लिया था, और तुम ही वो जीनियस सैंड हो जो कि डाओ के गेट परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका है।
और तुमने स्टेज को अचीव कर लिया है, तो हम डायरेक्टली इस टेम्पल क्यों नहीं जाते। साथ वो उससे ये भी क्वेश्चन कर रहा होता है कि तुम टियान डॉनयॉन में क्या कर रही हो, जिसपे वो लड़की उससे आंसर करती है कि जीनियस वाला वर्ड तो लोग किसी को भी दे सकते हैं। और इसी टाइम पर भी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं इन पर अटैक करने के लिए, जिससे फिंग नोट कर लेता है। और असल में ये सारे के सारे लोग फिंग को मारने के लिए ही आए हुए हैं। और वो यहाँ पर फिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि यही वो बंदा है जिसे सेलेक्ट कर लिया गया, तो हमने इसे मारना है। जिस पर हमें दिखाते हैं कि जैसे ये लोग यहाँ पर फिंग पर अटैक करने के लिए आते हैं, दूसरी लड़की उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। और इसी टाइम पर जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं, हमें दिखाता है कि एक दूसरा बंदा यहाँ पर फिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा है, लेकिन विंग ने उसे बचा लिया है। जिस पर इस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आजकल तुम जोड़ान स्टेज पर हो, इतने नखरे दिखा रही हो। और इसी के साथ उसने उस पर अटैक कर लिया था, जिसकी वजह से तो बहुत दूर गिरने वाली थी, लेकिन ठीक टाइम पर फिंग उसे बचा लेता है। और इस टाइम पर फिर फिंग उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ, तो तुम फोकस करो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। इसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि फिंग यहाँ पर इस बंदे से कहता है कि तुमने सीनियर सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। तो ये बंदा उससे कहता है अच्छा, तो अब झूठी भी बातें करने लग गई है। साथ ही साथ वो फिंग से ये भी कह देता है कि तुम एक गद्दार के बेटे हो, तुम किस तरह करेजनेस शो कर सकते हो। और इसी टाइम पर वो यहाँ पर फिंग पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन फिंग ने भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। और ये बंदा फिंग पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से किंग को तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो फिंग पर अटैक करने के लिए आता है, फिंग तो बहुत पावरफुल बन चुका है, वो इस बंदे को बहुत दूर हटा देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कह देता है कि तुम हमारी जर्नी को लेट कर रहे हो। और इसी के साथ ये बंदा फिर से फिंग पर अटैक करने के लिए आ गया था। विंग तो उसे बहुत अच्छे से मारते हुए बहुत दूर हटा देता है। साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि मैं वो पैलेस में बहुत जल्दी आऊंगा और मेरे किंग फैमिली के 130 मेंबर्स को इस तरह फजूल में ही मार दिया गया है, तो मैं उनकी मौत का बदला भी लूंगा। और इसी टाइम पर वो इस बंदे को मार देता है और जैसे आगे बढ़ता है, हमें दिखाता है कि वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर ये दूसरा बंदा फिंग पर अटैक के लिए जा रहा था, अब लेकिन चूजी मुंह से सिर्फ एक ट्रक में खत्म कर देती है, इसे जान से मार देती है और कहती है कि बस बहुत हो चुका। थोड़े टाइम बाद में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर फिंग को होश आ जाता है और लिंग तो उससे कहती है कि तुम्हें होश आ गया। साथ ही साथ वो उसे ये भी पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर फिंग उसे आंसर करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम रुके हुए क्यों, हम जा क्यों नहीं रहे। जिस पर तभी दूसरी लड़की उससे कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हम ऑलरेडी इतने लेट थे और तुम्हारी वजह से अब और भी लेट हो गए हैं। इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि चूजन उससे कहती है कि अब तुम जा चुके हो, तो क्यों ना हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लें। और तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है, जिस पर तो चूजन कहती है कि हाँ सीनियर आ गया है, जो कि हमें यहाँ से फ्लाई करके ले जाएगा। और हमें दिखाता है कि ये बंदा आते हुए यहाँ पर चूजन वन से कहता है कि साउदर्न रीजन में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया, उस सिचुएशन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो तुम्हें वहां पर जाना होगा, हमें उस मॉन्स्टर को मारना है। जिस पर तो वो से कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वहां पर पहले चली जाती हूँ, लेकिन हमें एंड डेसिबल को जियान दयान पहुंच जाना होगा। जिस पर वो से कहता है कि ठीक है, ये काम मेरा है। और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि चूजिन एक तिलिस्मान का यूज कर लेती है, जो कि असल में एक टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान था, जिसे देखकर तो पिंग बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है इसके पास टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान था, लेकिन ये इसका यूज नहीं कर रही थी। और इसी के साथ पर हमें दिखाता है कि दूसरा सीनियर इनको फ्लाई करते हुए यहाँ से ले जा रहा था। साथ ही साथ जैसे ही ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, ये सीनियर उससे कहता है कि तुम लोगों ने अब नीचे जाना होगा और फिर तुम लोग प्रिंसेस ये से मिल लो, और यहाँ से नीचे जाने का काम अब तुम्हारा ही है। मतलब ये कि ये सीनियर इनको नीचे फेंकने वाला है। और इसी के साथ पर हमें दिखाते हैं कि सब नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि यहाँ पर नीचे एक लड़की लेटी हुई थी और हमें दिखाता है कि पिंग तो बिल्कुल उसके ऊपर ही गिर रहा है, लेकिन ये लड़की प्रोटेक्टिव शील्ड से अपने आप को बचा लेती है। और तभी यहाँ पर पिंग उससे सॉरी करते हुए कहता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, लेकिन ये लड़कियां तो उसे बहुत दूर ही हटा देती हैं और इसे कहती है कि बदतमीज, ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर तो पिंगो से आंसर करता और अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं तो आसमान से गिरा हूँ, तो ये मैंने खुद जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मैं मिस्टेक में यहाँ पर आ गया हूँ। तो हो सकता है कि हमारे डेस्टिनी में था इस तरह से मिलना। तो ये लड़की मुझसे कहती है कि तुम प्रिंसेस के साथ किस स्टाइल से बातें कर रहे हो, तुम कितने बदतमीज हो, तुम जरूर से कुछ बैड इंटेंशन से आए हो, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारे इस दिन के लिए तुम्हें ये माफ नहीं किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर पिंग ये बात सुनता है, कहते हैं कि क्या तुम किंग की बेटी हो। और इसी टाइम पर वो उसकी तरफ बोलने लग गया था, पर तो ये प्रिंसेस बहुत डर जाती है। और इसी टाइम पर हमें दिखाता है कि यहाँ पर एक दूसरी लड़की भी आ जाती है, जो कि प्रिंसेस ये से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा लेजी हो और तुम बहुत लेजीनेस शो कर रही हो। इसी टाइम पर ये प्रिंसेस यहाँ पर पिंग से कहती है कि इसके सामने तुम कुछ भी मत कहना, क्योंकि अगर तुम कुछ कह दो तो ये तुम्हें जान से ही मार देगी। और वो उससे रिलेटेड और वार्निंग देते हुए कहती है कि इसका नाम चिंग है और ये मेरी एक सिस्टर है। अब जैसे यहाँ पर पिंग ये बात सुनता है, उसे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिस टाइम पर वो बचपना था और किंग ने उससे कहा था कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, हेवन ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, तुमने 5 साल की उम्र में अपने पाइप मेरी को अवेकन कर लिया है, तो क्यों ना तुम मेरे सन इन लॉ बन जाओ और जैसे ही तुम्हारी एज आएगी तो चिंग से तुम्हारी शादी कर ली जाएगी। फेंग किस की तरफ देखते अपने मन में कहते कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कितने साल हो गए इन सबको बीते हुए। और इसी टाइम पर भी यहाँ पर प्रिंसेस चिंग प्रिंसेस ये से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर कोर्ट लाइफ में आराम कर रही हो और तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही, ये अच्छी बात नहीं है।
तुम अपने रॉयल फैमिली को इस तरह से शो करो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जबकि इसी टाइम पर यहाँ पर मौजूद ये दूसरा बंदा फेंकिस की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कोर्ट यार्ड में आने की। तो जो बंदा भी यहाँ पर इस कोर्ट यार्ड में आता है तो उसके टांगों को तोड़ दिया जाता है। तो मतलब यह है कि तुम्हारी टांगे तोड़ने का टाइम आ चुका है। जिस पर तो फेंकिस अब उससे कहता है कि मैं तो टियान डाओ यान में हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन टैलेंटेड लोगों के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं, तो फिर हम फाइट करें। इसी टाइम पर फिर इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई थी और फेंकिस ने बहुत इजीली उस दूसरे बंदे को हरा दिया था। जिस पर दूसरा बंदा उससे कहता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। जिस पर तो फेंकिस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं है। और इसी टाइम पर फिर ये बंदा उसे कहता है कि मेरा नाम वांग यू है और मैं चंगाई के एम्पायर के ग्रेट जनरल का बेटा हूँ। ये बात सुनकर तो फेंकिस अब उससे कहता है कि मैंने जितना सुना है टियान डाओ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाती है और कोई भी अपनी पावर को शो नहीं करता। तो मेरा तो तुम्हारे साथ कुछ काम था ही नहीं, तुम ही थे जिसने मुझे रोका था, तुम यहाँ से जा रहे हो। इसी के साथ वो यहाँ से जाने लग गया था। जबकि इसी टाइम पर हमें प्रिंसेस चिंग को दिखाते हैं जो कि उसको रोकते हुए उसे कहती है कि तुम आखिरकार हो कौन। जिस पर फेंकिस उसे आंसर करता है कि मेरा नाम किनफेंग है और मैं जियाओ याओ से हूँ। और इसी टाइम पर हमें प्रिंसेस ये को दिखाते हैं। वो ये सब देखते हुए तो फेंकिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।